हेलो व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वेटनरी मेडिसिन। हम वेटनरी मेडिसिन पढ़ने जाएंगे। स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिक डिजीजेज से और देखते हैं एक नहीं तो दो लेक्चर में पूरा मेटाबॉलिक डिजीजेज को समराइज कर लेंगे हम लोग। फिर इसके बाद साइमल्टेनियसली सर्जरी और पैरासिटोलॉजी वो दोनों भी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा और मेडिसिन भी चलता रहेगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। मेटाबॉलिक डिजीजेस को पढ़ने के लिए सबसे पहला चीज जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो है कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट। ये कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है कि जो डेयरी एनिमल्स हैं उन डेयरी एनिमल्स के जो डाइट है, डाइट की एडिक्वेसी को ये जांचता है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट करता क्या है। तो इट डिटेक्ट्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव adequacy of diet of dairy animals। मीन्स ये क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज जो डाइट ले रहा है उसमें क्या डेफिशिएंसी रह गई है ना, उस चीज को डिटेक्ट कर लेता है। तो इसका प्रिंसिपल की बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इसको समझना बहुत जरूरी है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल क्या है कि जो भी इम्बैलेंसेस होंगी फीड की, है ना, कि इम्बैलेंसेस बिटवीन फीड इनपुट और जो प्रोडक्शन आउटपुट है, इन दोनों जो है फीड कितना ले रहा है और प्रोडक्शन कितना कर रहा है, इन दोनों का जो रिफ्लेक्शन है ये किसी न किसी एबनॉर्मलिटी के थ्रू ब्लड में आ जाती है। तो यही इसका प्रिंसिपल है कि इट इज प्रिंसिपल है इट its principle is that imbalances between feed and production, imbalances between feed input and production output are reflected in the abnormality of key metabolites in blood। जो भी की मेटाबोलाइट्स है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी इम्बैलेंसेस के कारण, और वो हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं इस टेस्ट के थ्रू। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये टेस्ट जो है ये टाइप है हर्ड टेस्ट, मतलब इट इज डन ऑन हर्ड बेसिस। ये याद रखना है कि हर्ड में टेस्ट करते हैं। अब ये हर्ड में टेस्ट कैसे होगा इस चीज को हमें अभी समझना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक फार्म है, ठीक है, एक कैटल फार्म है। तो उस कैटल फार्म में जितने भी हर्ड होगा, है ना, पूरे का पूरा हर्ड को, जितने भी एनिमल्स हों पूरे हर्ड को क्या करेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, मतलब तीन ग्रुप में। एक ग्रुप वन हो जाएगा, दो हो जाएगा, ग्रुप थ्री हो जाएगा। जो ग्रुप वन होगा इसमें ड्राई यील्डर को रख लेंगे, मीन्स ये ड्राई है ना, तो ड्राई ग्रुप कहला जाएगा ये, ठीक है। ये माइल्ड यील्डर हो जाएगा, ये दूध दे ही नहीं रही है, ये थोड़ा सा दूध दे रही है, और ये हाई यील्डर है, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये टेस्ट करने के लिए हर ग्रुप में कम से कम मिनिमम जो साइज होना चाहिए, मिनिमम साइज ऑफ ग्रुप
ये कम से कम 5 एनिमल का होना चाहिए, 5 एनिमल तो होना चाहिए, तभी ये ग्रुप बन पाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पूरे ग्रुप से, चूंकि हम ब्लड की बात कर रहे थे अभी, तो इससे ब्लड सैंपल ले लेना है। ठीक है, मतलब सैंपल कलेक्ट कर लेना है। तो जो सैंपल होगा, कलेक्ट करने का भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ये सैंपल जो कलेक्शन होगा, ये एटलीस्ट 3 टाइम्स अ ईयर होना चाहिए। एक साल में कम से कम 3 बार ये सैंपल लेना है हमें। अब करना क्या है कि देखिए, 20 ml ब्लड ले लेना है, कलेक्ट कर लेना है। 5 ml जो है इसमें, इसको ब्लड एंटीकोगुलेंट वाले में वायल में लेना है, उसमें भर लेना है। ठीक है, और जो 15 ml इसमें बचेगा, उसको ऐसे ही रख लेना है कि मतलब सीरम को सेपरेट करने के लिए। आपको पता होगा कि सीरम का जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसको इसमें नहीं डालते हैं, तो विदाउट कोगुलेंट वाले में, विदाउट कोगुलेंट वाले में 15 ml रख लेंगे। ये याद होना चाहिए कि विदाउट कोगुलेंट में क्यों करते हैं, तो ये हमेशा सीरम सेपरेशन के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे ब्लड इंटैक्ट रहता है, यहाँ पे एंटीकोगुलेंट यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखना ये है कि जो सीरम है, इससे जो सीरम निकलेगा, इसमें क्या एनालिसिस होगी, और जो फिर ब्लड है कोगुलेंट एंटीकोगुलेंट वाला है ना, उसमें हम क्या क्या टेस्ट कर लेंगे। तो जो सीरम है, ये एनालाइज, इट इज एनालाइज फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, टोटल प्रोटीन है ना, टीपी, टोटल प्रोटीन चेक कर लेंगे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन है ना, और जैसे कि और कोई कॉपर, आयरन, इन सबको टेस्ट कर लेंगे किसमें, सीरम में। जो ब्लड जो एंटीकोगुलेंट वाला है ना, उसकी बात करें तो उसमें हीमोग्लोबिन है, उससे हम पीसीबी पता कर लेते हैं, उससे हम ग्लूकोज पता कर लेते हैं, बन है ना, ये सारी चीज़ें हम पता कर लेते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि चलिए ठीक है, हमने देख लिया। तो जो जो भी एनिमल है हुज वैल्यूज टू स्टैंडर्ड डेविएशन, टू स्टैंडर्ड डेविएशन और मोर, कम से कम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन या उससे ज़्यादा है ना, अगर इससे ज़्यादा डिफरेंट आ गई फ्रॉम पॉपुलेशन, तो उनको हम कह देंगे कि ये एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल रिजल्ट आया है। होप कि समझ में आया होगा कि कैसे हम एनिमल को 3 हर्ड में बांट ले रहे हैं, और कैसे 20 ml ब्लड को फिर फर्दर डिवाइड कर ले रहे हैं, 15 बिना एंटीकोगुलेंट का और 5 जो है वो एंटीकोगुलेंट का। तो एक में सीरम सेपरेट कर लेते हैं, एक जो ब्लड है, ब्लड को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल, अब इससे पता चल जाएगा कि किस में किसका डिफरेंस है, किसका वैल्यू कितना आया है ब्लड में, और इस हिसाब से हम अलग अलग मेटाबॉलिक डिजीजेस को बता पाएंगे कि ये डिफिशियंसी है, ये डिफिशियंसी नहीं है। तो पहला आता है मिल्क फीवर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा। मेटाबॉलिक डिजीज भी अगर हो जाता है ना, तो मेडिसिन से आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे फिक्स है। कोई भी ऐसा नहीं बचेगा, एजोटूरिया से भी आएगा ही, मिल्क फीवर से आएगा ही, कीटोसिस, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन सारे से रहेंगे, 5-6 तो फिर भी कम ही बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा ही क्वेश्चन इस पूरे मेटाबॉलिक डिजीज से खत्म हो जाएंगे। हम 2 लेक्चर में इसको खत्म कर लेंगे, छोटा छोटा ही 2 लेक्चर होगा। अब देखिए, इसमें ऐसे तो ये बहुत बड़ा है ना, और जो 4th ईयर में होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल में आता है, इंटरनल में आता है, हर जगह लॉन्ग क्वेश्चन अगर कुछ आता है तो वो मिल्क फीवर है। हम जो काम की चीज़ें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मिल्क फीवर में याद रखना है, इसका दूसरा नाम वो है पार्चूरियंट पेरेसिस। ठीक, फर्स्ट डेटा जो इसमें हमें याद रखना है कि अबाउट
23 ग्राम of calcium is drained in single milking of cow। याद रखना है, सिंगल मिल्किंग जब काऊ की होती है तो कितना ग्राम कैल्शियम ड्रेन हो जाता है, तो ये 23 ग्राम। और ये भी पता होना चाहिए कि सिंगल मिल्किंग में हम मान कितना ले रहे हैं, तो ये 10 केजी कोलोस्ट्रम की बात कर रहे हैं कि भाई 10 केजी होगा तो उसमें से फिर 23 चला जाएगा। तो इस हिसाब से आपको पूछ लेगा कि 10 लीटर में इतना है, 1 लीटर में कितना है ना, तो वो देख लेना है, याद रखना है कि 10 के हिसाब से 23। ठीक। मिल्क फीवर के सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे कॉजेज, कि होता क्यों है ये मिल्क फीवर के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है या कॉजेज हैं, क्या होता है। तो ये कॉजेज क्या है कि कैल्शियम की कमी हो जाएगी, है ना, सिर्फ कैल्शियम और आयोनाइज्ड कैल्शियम दोनों की कमी हो जाएगी। ठीक है। दूसरा रीजन है कि पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो जाए। अगला रीजन है कि विटामिन D3 की कमी हो जाए। ठीक है। और फैक्टर्स की बात करें तो जो एनायनिक डाइट है, अगर प्रेग्नेंट एनिमल है उसको एनायनिक डाइट या एनायनिक डाइट मतलब पीएच की बात करें तो पीएच कैसा हो जाएगा, एसिडिक, ऐसा डाइट दिया जाए, है ना, तो इससे मिल्क फीवर के चांसेस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ऐसे लिख देते हैं, चांसेस ऑफ मिल्क फीवर कम हो जाएंगे, है ना। सिमिलरली कैटाइनिक डाइट अगर दे दिया जाए तो या एल्कलाइन पीएच वाला डाइट है ना, अगर ये खिलाया जाए ना तो इससे जो चांसेस है मिल्क फीवर ये उल्टा बढ़ जाएगा। तो कैटाइनिक को मिनिमाइज करना है या प्रिवेंट करना है कैटाइनिक डाइट, तो अब तो बहुत सारे फीड जो दवा कंपनी है ये खुद ही निकालते हैं कि ये एनायनिक डाइट है, ये खिलाइए आप लेटर स्टेज ऑफ पार्चुरेशन। ठीक है। पार्चुरेशन के समय में या लेटर स्टेज ऑफ जेस्टेशन से ही शुरू कर देते हैं, तो मिल्क फीवर को बचाया जा सकता है। ठीक है। और अगर बात करें तो इन अगर जेडेनो ये डाइट में बढ़ जाए तो फिर वही बात है कि ये कैटाइनिक हो जाएगा, तो फिर इंक्रीज हो जाएगी चांसेस किसकी, मिल्क फीवर की। तो ऐसे थोड़ा कुछ कुछ याद कर लीजिए। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक है जैसे कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, अगर ये एंटीबायोटिक्स चल गया है ना ज़्यादा तो ये भी इंक्रीज कर देता है चांसेस मिल्क फीवर के, तो ये भी याद रखना है कि इसके अलावा अगर ऑक्जेलेट है, डाइट में ज़्यादा ऑक्जेलेट है तो ये भी चिलेट कर जाएगा और फिर कैल्शियम की और कमी हो जाएगी, तो ये भी इंक्रीज कर देता है चांसेस ऑफ मिल्क फीवर। तो ये सब बहुत सारे कॉज हैं। कुछ जेनेटिक कॉज भी हैं, उसको देख लेते हैं कि जो जर्सी होता है, जर्सी गाय, ये सबसे ज़्यादा है ससेप्टिबल, मोस्ट ससेप्टिबल है, इसमें मिल्क फीवर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और कब देखा जाता है, तो याद रखना है कि 3rd से लेके और 7th लैक्टेशन, इस समय में इसको देखा जाता है, 3rd से 7th लैक्टेशन में ये जनरली देखा जाता है जर्सी काउस में। अगर शीप गोट की कोई बात करें कि शीप गोट में कब होता है, तो याद रखना कि 6 वीक बिफोर एंड आफ्टर पार्चुरेशन। ठीक है। और मिल्क फीवर होता है, ऐसा नहीं कि मिल्क फीवर नहीं होता है, सिर्फ कैटल में होता है, शीप गोट में भी होता है, और कब होता है ये आपको पता है। ठीक है। अगर मैक्सिमम इंसिडेंस की बात करें कि कोई गाय है, मिल्क फीवर का मैक्सिमम इंसिडेंस कब देखने मिलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाएगा कि 48 आवर्स आफ्टर काविंग, काविंग के 48 आवर्स तक में ही ये मिल्क फीवर कंडीशन आ जाएगी। अब मिल्क फीवर को पहचानेंगे कैसे, होता क्या है, इसकी बात कर लेते हैं कि स्टेजेस क्या क्या होते हैं मिल्क फीवर के। तो नंबर 1 पहला स्टेज होता है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, दूसरा होता है स्टेज ऑफ एक्सटर्नल रिकम्बेंसी, अगला होता है स्टेज ऑफ लेटरल रिकम्बेंसी।
ठीक, पहला स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि टेम्परेचर नॉर्मल होता है, टिटैनी दिखने को मिलेगा, हाइपरस्थीसिया देखने को मिलेगा। हाइपरस्थीसिया क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी आवाज अगर कहीं कर रहा है ना, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करना, छोट कम स्टिमुलस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा ही रिस्पॉन्स करना। इसके अलावा ब्रुक्सिज्म देखने को मिलेगा। ब्रुक्सिज्म क्या होता है? ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। ठीक है, इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो भी राइज रहेगा, या ये टेम्परेचर नॉर्मल भी रह सकता है, नॉर्मल कहे तो भी ठीक है, थोड़ा सा राइज कहे तो भी ठीक है। ये स्टेज वन के पेक्यूलियर फीचर है। स्टेज वन क्या था? स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट था, तो उस एक्साइटमेंट के कारण ही टेम्परेचर नॉर्मल भी हो सकता है, थोड़ा सा राइज भी मिलता है। ठीक है, दोनों बातें ठीक है। स्टेज टू की बात करें, ये क्या है? स्टेज ऑफ एक्सटर्नल रिकम्बेंसी। इसमें क्या होता है? लेटरल किंकिंग हो जाएगा ऑफ हेड, हेड साइड में करके ऐसे सोता रहेगा, और जो कर्वेचर है ना, गर्दन ऐसा इधर कहीं, तो एस शेप्ड, ये याद रखना है, एस शेप्ड पोस्चर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि एस से पोस्चर मिलता तो है, चलो ठीक है कि उससे मिल्क फीवर पहचान ले, किस स्टेज में मिलता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर धीरे धीरे घट जाएगा और अब ब्लोट शुरू होगा, और ये ब्लोट क्या होगा? सेकेंडरी ब्लोट होगा, बैठे बैठे, है ना, धीरे धीरे ब्लोट शुरू होगा। और प्यूपिल की बात करें तो मिड्रियासिस हो जाएगा, प्यूपिल जो होगा डायलेट करना लगेगा। ठीक है, एनल रिफ्लेक्स बहुत पुअर हो जाएगा। एक एक चीज इसमें याद रखना है, इसमें कुछ छोड़ ही नहीं सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि एनल रिफ्लेक्स पुअर है या ये छोड़ देते हैं, सिर्फ एस सेप्ट याद कर लेते हैं तो उससे दिक्कत हो जाएगा। स्टेज थ्री की बात करते हैं। ये लेटरल रिकम्बेंसी है। ये जनरली जब हम देखने जाएंगे ना, तो एनिमल जो होगा वो कोमाटोज हो चुका होगा, मतलब कोमा स्टेज में वो ऑलरेडी पहुंच चुका होगा। ना तो इसमें जुगुलर पल्स मिलेगा, मतलब जुगुलर पल्स, एब्सेंस ऑफ जुगुलर पल्स है ना, और टेम्परेचर और रिड्यूस हो चुका रहेगा। तो हाँ, तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे मिल्क फीवर प्रोग्रेस करता है, टेम्परेचर इसका क्या हो जाता है? धीरे 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 डाउन हो जाता है। ठीक है, कुछ जो अभी हमने शुरुआत में टेस्ट की बात करी उसकी बात कर लेते हैं, कुछ नॉर्मल वैल्यूज की बात कर लेते हैं, और कुछ मिल्क फीवर की बात कर लेते हैं। मैं इधर लिखता हूँ नॉर्मल और इधर लिखता हूँ मिल्क फीवर। नॉर्मल की बात करते हैं, तो नॉर्मली कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, इसका रेशियो 6:1 होता है। ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम है और फॉस्फोरस है, इसका 2:1 होता है। अगर लेवल की बात करें तो जो कैल्शियम है 9 से 10 mg पर DL मिलेगा, और आयोनाइज्ड कैल्शियम की बात करें तो ये 4.3 से 5.1 mg पर DL मिलेगा, ऐसा कुछ कंडीशन मिलेगा। अगर मिल्क फीवर की बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होना चाहिए था 6:1, ये घट के हो जाएगा 2:1। कैल्शियम लेवल 5.5 से कम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम कितना से कम हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये मिल्क फीवर हो जाएगा। और हो जाएगा क्यों? क्योंकि यहीं पे सिम्टम अराइजेस। इससे 5.5 से ज़्यादा पे सिम्टम आएगा ही नहीं, है ना। कैल्शियम कम रहेगा रहेगा रहेगा, लेकिन अगर इससे कम होता है तो सिम्टम क्या हो जाएगा? अराइज हो जाएगा। और आयोनाइज्ड की बात करें तो आयोनाइज भी लेस देन 3 जब हो जाएगा तो भी सेम कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अगर कुछ पैरामीटर्स की बात करें तो जो AST है ये बढ़ा हुआ रहेगा, और ECG की बात करें तो ST इंटरवल ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें इसमें याद रखने की, वो है एक है नेफा।
नेफा क्या होता है? नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। ये जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड नेफा है ना, नेफा, ये हमें याद रखना है कि जो नेफा है ये इंडिकेटर है किसका? नेगेटिव एनर्जी का। तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का इंडिकेटर है कब? प्रीपार्टम में। और एक है बी एच बी ए, ये क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। तो ये क्या करता है? ये इंडिकेटर है किसका? हाइपरकीटोसिस का। ये चीजें क्या होती है? और ये बताएगा सेम चीज, नेगेटिव एनर्जी इंडिकेटर बताएगा नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का कब? तो ये बताएगा पोस्टपार्टम में। तो मतलब ये इंडिकेटर है पोस्टपार्टम का और ये इंडिकेटर है प्रीपार्टम का। ठीक है, तो अब इसमें समझ में आ रहा होगा इजीली कि अगर मिल्क फीवर है ना, मिल्क फीवर पहले हो जाता है, प्रीपार्टम में हो जाएगा, तो हम पता कर लेंगे देख के कि इसका जो नेफा है ना, ये ज़्यादा है ना। सिमिलरली बी एच बी ए कब बताएगा? ये मिल्क फीवर के बारे में बताएगा कब? पोस्टपार्टम में। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ टेस्ट की बात कर लेते हैं कि भाई पता कैसे कर लेंगे हम, है ना, कुछ डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो एक है सल्कोविच टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये क्या करता है कि ये कैल्शियम के लेवल को डिटेक्ट करता है, मतलब इट डिटेक्ट्स कैल्शियम लेवल इन यूरिन। ये याद रखना है, यूरिन में कैल्शियम का लेवल को डिटेक्ट करता है। ठीक। ट्रीटमेंट की बात करें कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो स्टेज कौन सा पता करना है कि हमें स्टेज याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज जो है ये बढ़िया स्टेज है ट्रीटमेंट के लिए, मतलब ये आइडियल स्टेज है। अगर हम फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो सिग्नल है वो ये है कि काविंग होने हो ही चुकी होगी, तो उससे हम डिटेक्ट कर लेंगे शुरुआत में ही। कई किसान भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि, तो इस हिसाब से पता चल गया अगर शुरुआत में, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद धीरे 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 इसका प्रोग्नोसिस खराब होने लगेगा। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो ये सब एक एक चीज़ याद रखना है इसमें। ड्रग ऑफ चॉइस कितना है? तो 25% बोरो ग्लूकोनेट इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। कितना देना है? 400 टू 300 से 400 केजी बॉडी वेट का अगर कोई है तो उसको 400 से 500 ml चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, याद क्या रखना है इस 400-500 ml में कि आधा डोज जो है टोटल जो कैलकुलेटेड है ये आईवी से देंगे और बाकी आधा अलग अलग जगह पे सबकट रूट से दिया जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि बताइए जो 25% हम लोग बोरोग्लूकोनेट ले रहे हैं उसमें है क्या? तो उसमें याद रखना है कि 87% इस बॉटल में 87% कैल्शियम ग्लूकोनेट है और 13% बोरिक एसिड है। ये याद रखना है ना। जैसे कि एक सिरप आता है, मतलब एक इंजेक्शन आता है कैलबोरोल, है ना, तो इसमें है ये कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। तो इसमें चूंकि ये 25% होगा, ठीक है, तो 25% कैलबोरोल मिलता है, तो इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट होगा 87 और बोरिक एसिड होगा 13%। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब टू प्रिवेंट मिल्क फीवर, मिल्क फीवर को प्रिवेंट करने के लिए आपको जो फीड यूज करना है
है ना, लास्ट ट्राइमेस्टर में फीड जो यूज करना है लास्ट ट्राइमेस्टर में, इसमें क्या होना चाहिए, तो ये याद रखना है कि इसमें लो कैल्शियम होना चाहिए, कैल्शियम लो होना चाहिए और फॉस्फोरस हाई होना चाहिए। इसका रेशियो भी बोलते हैं, वो है कैल्शियम और फॉस्फोरस का रेशियो 1:3.3 होना चाहिए। ये याद रखना है कि अगर इस रेशियो में हम कैल्शियम और हाई फॉस्फोरस चला दें, है ना, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है मिल्क फीवर को। अब इसके अलावा जो ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें हम लोग विटामिन D3 भी देते हैं। तो ये कब देना है, तो ये 4 से 5 दिन बिफोर काविंग देना है। ये याद रखना है, 4-5 दिन जब काविंग का बचा होगा तो उसमें ये दे देना है काउ सिंड्रोम से। ठीक है, बोलते हैं कि ये होता क्या है, तो इट इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिल्क फीवर। ये मिल्क फीवर का ही एक कॉम्प्लिकेशन है। और इसमें याद रखना है कि जो काउ होती है वो रिमेन इन मीन्स काउ रिमेन इन रिकम्बेंसी फॉर 24 hours and not responding to two consecutive therapy of कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 बार कंजिक्यूटिव थेरेपी चल चुकी है मिल्क फीवर समझ के, इस चीज की कि कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट 2 बार चल चुका है, लेकिन अभी भी 24 घंटा हो गया है और काऊ उठ नहीं रहा है, तब हम बोल देंगे कि ये जो काऊ है वो डाउनर काऊ सिंड्रोम हो चुका है उसे। अगर बात करें तो ये एक टाइप का आगे जाकर ये जो डिसऑर्डर होगा ये न्यूरो डिसऑर्डर हो जाएगा। इस डिजीज को क्रीपर्स भी बोलते हैं, है ना, या क्रॉलर भी बोलते हैं। क्यों मैंने बताया कि ये न्यूरो डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि ये सियाटिक नर्व जो है ये डैमेज हो जाएगा। अब ये डैमेज कैसे हो जाएगा कि मान लीजिए मिल्क फीवर हो गया, बैठा हुआ है काऊ, बैठा हुआ है, दबे 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 डैमेज हो जाए, या फिर जो मेजर कॉज है ना, एक मेन कॉज है इसका, इसके डैमेज होने का, वो आपने पढ़ा होगा गायनी में, तो वो होता है कि अगर मान लीजिए डिस्टोकिया है, तो डिस्टोकिया के केस में भी ये नर्व जो है वो डैमेज हो जाता है। तो सियाटिक नर्व और साथ में ऑब्टूरेटर नर्व, तो ऑब्टूरेटर और सियाटिक दोनों डैमेज हो जाएंगे। तो यही इसका सबसे मेन कॉज है, डिस्टोकिया होगा, दोनों डैमेज हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये गाय बैठी रहेगी, लगेगा कि यार ये तो मिल्क फीवर है, दे रहे हैं उसके बाद भी ये उठ नहीं रही है। ठीक, ये कब कॉमन है, 3rd to 5th लैक्टेशन। मिल्क फीवर से भी अगर नहीं उठता है ना, सही समय पे नहीं कर रहे हैं, उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको एक ही साइड में पड़ा हुआ है, तो ये धीरे धीरे कंडीशन खराब हो जाएगी। क्लिनिकल साइन की बात करते हैं। जो क्लिनिकल साइन है ना, शुरुआत में क्या होगा, एकदम अलर्ट रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा, जो अलर्टनेस है वो गायब हो जाएगी, है ना, तो बोल सकते हैं कि नॉन अलर्ट हो जाएगा ना, अलर्टनेस गायब हो जाएगी। और आगे की बात करते हैं तो एक कंडीशन आ जाता है, वो है फ्रॉग सिटिंग पोस्चर। ये याद रखना है कि फ्रॉग सिटिंग पोस्चर इसका बहुत ही मतलब पूछा हुआ सवाल है कि फ्रॉग सिटिंग पोस्चर कैटल में कब मिल जाता है। एक और जो बोला जाता है बहुत कॉमन है, वो है बिजार पैटर्न,
कि बिजार पैटर्न किस में दिखता है, तो ये इसमें है। एक और जो इसका कॉज है उसी में याद रखना है, वो है कि हाइपोफॉस्फेटीमिया। हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाए, फॉस्फोरस की कमी, या हाइपोकैल्सियमिया हो जाए, है ना, या हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाए। ये तीनों इसका रीजन है डाउनर काउ सिंड्रोम का। ये बात हमने कर लिया है कि ये कॉमन है 3rd से 5th लैक्टेशन में। क्लिनिकल साइन की भी बात कर ली। इसके अलावा क्लिनिकल साइन में जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, और पल्स और रेस्पिरेशन ये इंक्रीज हो जाता है, जो कि मिल्क फीवर में उल्टा है। मिल्क फीवर में पल्स भी गायब हो जा रहा है जैसे जैसे लेटर स्टेज आएगा, यहाँ पे पल्स और रेस्पिरेशन बढ़ता है। डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो डायग्नोसिस में इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हो जाएंगे, इनमेच्योर न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं कि शिफ्ट टू लेफ्ट। तो ये शिफ्ट टू लेफ्ट कंडीशन देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें इसके डायग्नोसिस में, तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको याद कर लेते हैं कि जो AST होगा वो इंक्रीज होगा, और CKI जो होगा वो इंक्रीज होगा एक्यूट कंडीशन में। लेकिन जब ये क्रॉनिक कंडीशन हो जाएगा तो ये AST डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज मिलेगा हमें, और जो CK भी रहेगा ये भी डिक्रीज रहेगा क्रॉनिक कंडीशन में, ठीक है। ओके, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट इसका इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें ट्रीटमेंट में कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस फास्फोरस, इन तीनों का जो इंजेक्शन है ये देना है। कितना देना है, तो 400 से 600 ml IV देना है, ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या करना है, तो हमें सॉफ्ट बेडिंग प्रोवाइड करना है। सॉफ्ट बेडिंग प्रोवाइड करना है, गद्दा वद्दा लगा देना है ताकि नर्व्स पे प्रेशर कम पड़े। और हमें क्या देना है, तो नर्व टॉनिक देना है, और कॉर्टिको स्टेरॉइड देना है, विटामिन E और सेलेनियम, है। तो इतना याद रखना है इसमें कि ये इतना चीज़ इसके ट्रीटमेंट में हमें यूज़ करना है। ठीक है, फिर बाकी का जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देते हैं। थोड़ा सा नॉइज़ यहाँ पे ज़्यादा है, इसके लिए अभी आप इतना पढ़ें। हो सकता है आज ही इसके फर्दर जो सेकेंड पार्ट है इसको मैं अपलोड कर दूँगा। अगर ये वीडियो ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ हेल्प हो रहा है एग्ज़ाम में, तो कमेंट वगैरह कर दें और अपने दोस्तों को इसको शेयर कर देना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।